हेलो बच्चों, सभी को गुड मॉर्निंग और सभी को जय मां सरस्वती। तो आज हम फिर से आप सभी लोगों के लिए लेकर आ चुके हैं सुबह की 6 बजे वाली महत्वपूर्ण प्रश्नों की कैप्सूल क्लास। और आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं स्थिर विद्युत विभव तथा धारिता के महत्वपूर्ण आंकिक प्रश्न, जो कि आप सभी लोगों को तैयार कर लेना चाहिए, जो कि आप सभी के बोर्ड एग्जाम को लेकर इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए मेरे प्यारे भाई, शुरू करते हैं आज का ये क्लास। लेकिन हाँ, शुरू करने से पहले उन सभी भाइयों के लिए मैं बताना चाहता हूँ जो अभी तक अच्छे से तैयारी जिनकी नहीं हुई है, और जो या तो जो सब चीजें पढ़कर भूल चुके हैं, ठीक है, अच्छे तरीके से आप सभी लोग अगर रिवीजन करना चाहते हो तो आप सभी लोगों के लिए हमने एक नया बैच लेकर आया है, वरदान 3.0 बैच। इसमें ये जो बैच है यह एक क्रैश कोर्स बैच है, यानी कि इसमें आपको रिवीजन कम क्रैश कोर्स कराया जाएगा, मतलब रिवीजन और क्रैश कोर्स दोनों आपको इसमें हो जाएगा। इस बैच में आपको चैप्टर 1 से पूरा 1 से दिए जाएंगे, है ना, और साथ में लाइव क्लास लिया जाएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का। अगर आप इस बैच को ज्वाइन करते हो तो आपकी तैयारी समझ लो 90 प्लस की हो जाएगी, क्योंकि इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी तैयार हो जा रहे हैं और चैप्टर 1 से आपकी मतलब पूरी तरीके से रिवीजन भी हो जा रहा है 1 से, और साथ में आपको माइंड मैप भी दिया जाता है। माइंड मैप क्या होता है? चैप्टर को समराइज करके एक पेज में आपको सेट करके दिया जाता है, ताकि एग्जाम टाइम में उसे पढ़कर देख कर जा सको, ताकि चीजें आपके दिमाग में सेट हो सके, ठीक है। और साथ में लाइव डाउट क्लास, क्लास नोट का पीडीएफ, ऑनलाइन वीकली टेस्ट होता है शनिवार के दिन। स्टडी मटेरियल आपको इसमें बुकलेट फॉर्म में दिया जाएगा, आपको कोई नोट्स वगैरह लेने की जरूरत नहीं, बस इसी को प्रिंट करा के बढ़िया से पढ़ाई कर लेना, आपका बढ़िया हो जाएगा। कंप्लीट सिलेबस के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न, मॉडल पेपर, गेस्ट पेपर, पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर और सभी विषय इसमें आपको पढ़ाए जाएंगे। आप इस बैच को ज्वाइन करके अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी बेहतरीन से बेहतरीन कर सकते हैं, ठीक है। कैसे ज्वाइन करना है? इतनी बड़ी टीम आपको इसमें पढ़ा रही है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, हिंदी, इंग्लिश, बायो, पूरा विषय इसमें पढ़ाया जा रहा है। कैसे ज्वाइन करना है? आप अल्फा इंस्टीट्यूट प्रो ऐप को डाउनलोड करके ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर ये नंबर है 930 577 1375, इस पे कॉल करके भी आप जानकारी ले सकते हैं। सर क्या इसमें फीस लगेगी? बिल्कुल, मैं फीस नहीं करता हूं, मैं इसको सहयोग राशि करता हूं। थोड़ा सा आपसे सहयोग, आर्थिक सहयोग हम लेंगे, ताकि हम इतने लोगों को पेमेंट दे सकें, और साथ में जो बुकलेट आपको दिया जा रहा है प्रिंटेड, उसका हम खर्चा निकाल सकें। बस आपसे नाम मात्र का फीस लिया जाएगा, और इसमें आपको बेहतरीन तरीके से पूरी चीजें दी जाएंगी। आपको आपके बोर्ड एग्जाम की तैयारी बहुत ही अच्छे से कराया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। सबसे पहला क्वेश्चन आप सभी लोगों के सामने है, ठीक है। अच्छा हाँ, ज्वाइन करना तो जल्दी कर लेना, वरना सिलेबस आगे निकल जाएगा ना, फिर रिकॉर्डेड ही देखना पड़ेगा, ठीक है। अभी जस्ट स्टार्ट हुआ तो 1 ही 2 चैप्टर पढ़ाया गया है, ठीक है। देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, वो 1 सेंटीमीटर त्रिज्या, कितना? 1 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोले में 1 कूलाम का आवेश देने पर, 1 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोले में 1 कूलाम का आवेश देने पर पृष्ठ पर उत्पन्न विभव की गणना कीजिए। देखो, मैंने आपको किसी भी न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करने के लिए रूल बताया था। क्या रूल बताया था? सबसे पहला रूल कलेक्शन बताया था। सबसे पहला रूल क्या बताया था? कलेक्शन। फिर फार्मूले का सिलेक्शन, फिर यूनिट यानी मात्रक का करेक्शन, फिर लास्ट में कैलकुलेशन। ये 4 रूल आपको मैंने बताया था। सबसे पहला नियम यहाँ पे करेंगे हम लोग। क्या करेंगे? यहाँ पर 1 सेंटीमीटर त्रिज्या दिया है, तो त्रिज्या आर का वैल्यू दिया हुआ है, कितना हो जाएगा? 1 सेंटीमीटर, ठीक है। इसको अगर आप इस 1 सेंटीमीटर को, है ना, त्रिज्या आर का वैल्यू 1 सेंटीमीटर हो गया, इसमें कितना आवेश दिया जाता है? 1 कूलाम का आवेश दिया जाता है। क्यू का वैल्यू कितना दिया है मेरे भाइयों? 1 कूलाम दिया हुआ है। अब जिसको आ रहा है वो फटाफट नीचे कमेंट बॉक्स में आंसर कमेंट करेगा, ठीक है। 1 कूलाम का आवेश दिया गया। पृष्ठ से उत्पन्न विभव की गणना कीजिए। विभव v का मान क्या करना है? ज्ञात करना है। अच्छा, एक बात मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, इसमें जो भी न्यूमेरिकल्स मैं करा रहा हूं, इसको इस चैप्टर से रट के जाना, एग्जाम में तैयार करके जाना। आप कुछ तैयार करो या ना करो, ये न्यूमेरिकल्स को जरूर से जरूर तैयार करके जाना, क्योंकि पक्का यहां से न्यूमेरिकल देखने को आपको सीधे एग्जाम में मिलेगा इन सभी फार्मूले पे। हो सकता है कि सेम न्यूमेरिकल ना मिले, लेकिन हाँ फार्मूले पे न्यूमेरिकल मिलेगा और इसी कंसेप्ट पे मिलेगा, ठीक है। चलो, आपको विभव v का मान ज्ञात करना है, तो विभव v इज इक्वल टू क्या होता है बताओ? विभव v इज इक्वल टू क्या होता है बताओ? 3 फार्मूले होते हैं। Q अपान क्या होता है? Q अपान W अपान Q होता है एक तो फार्मूला। दूसरा विभव v इज इक्वल टू क्या होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, है ना, Q अपान R होता है, ठीक है। तीसरा विभव v इज इक्वल टू क्या होता है बताओ? Q अपान C होता है ना। ये 3 फार्मूले आप सभी के बोर्ड एग्जाम के लिए अच्छे से याद कर लेना, बढ़िया होता है।
और आपको पता होना चाहिए तीनों के तीनों फार्मूले, तैयार भी होना चाहिए तीनों के तीनों फार्मूले, है ना। इसी तीनों फार्मूले से आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। एक और होता है जो कि वैद्युत क्षेत्र में संबंध होता है, क्या, V इज इक्वल टू ई यल। तो इसको हम नहीं अभी देख रहे हैं, ठीक है, इसको छोड़ रहे हैं अभी। बाकी इन्हीं तीन फार्मूले पे बात करते हैं। अब इसमें से कौन सा फार्मूला, मैंने पहले कलेक्शन किया फिर फार्मूला लिख दिया पूरा, ताकि आप कलेक्शन फार्मूला से सिलेक्शन कर सको। तो कौन सा फार्मूला लगेगा, देखो आपको क्यू आर का वैल्यू दिया है, क्यू का वैल्यू दिया है, तो आर और क्यू वाला फार्मूला कौन है, यही है, दूसरा वाला फार्मूला। तो यहां से हम लोग लिखेंगे विभव V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान R। अच्छा, एक चीज ध्यान रखना, यहाँ पे देखो मात्रक का करेक्शन करना होगा, बिल्कुल ये सेंटीमीटर में दिया, इसको मीटर में चेंज करना, 1 × 10⁻² से गुणा करेंगे, ये मीटर में हो जाएगा। और आपको पता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू क्या होता है, 9 × 10⁹ होता है, ये आपको पता है। तो V का वैल्यू क्या हो जाएगा, 9 × 10⁹। Q का वैल्यू 1 कूलम अपान 1 × 10⁻²। V का वैल्यू क्या हो जाएगा बताओ, यहाँ से 9 × 10⁹ और नीचे 1 × 10⁻²। इसको ऊपर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, 9 × 10⁻11 वोल्ट। यह आपका आंसर आएगा। आपको एग्जाम में लिखना है, एक मैं वीडियो लेकर आऊंगा आज शाम तक आप लोगों के लिए, आज शाम तक नहीं तो कल शाम तक देखना बहुत जरूरी है कि एग्जाम में कॉपी कैसे लिखे, ताकि एग्जामिनर अच्छा नंबर दे। इस चीज की प्रैक्टिस अभी से करना चाहिए आप लोगों को। यह आपका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आया क्या समझ में, ये न्यूमेरिकल कैसे किया मैंने, ये फार्मूले पे बस रख के आंसर ला दिया। और ऐसे न्यूमेरिकल्स आपको तैयार करना है और एग्जाम में पक्का पूछे जाएगा, इतना समझ लेना सभी लोग। अगला न्यूमेरिकल्स करते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन करते हैं। एक गोलाकार चालक जिसकी त्रिज्या कितनी है, 9 सेंटीमीटर। अच्छा, ये आर का वैल्यू दिया है 9 सेंटीमीटर, अच्छा है ना, 9 सेंटीमीटर है। इसके बाद क्या करा है, इसकी धारिता, उस आवेश की धारिता तथा आवेश की गणना करना है। धारिता मतलब C का मान ज्ञात करना है, आवेश मतलब Q का मान क्या करना है, ज्ञात करना है। धारिता तथा आवेश का मान ज्ञात करना है। यदि इस पे विभव भी, वोल्ट विभव भी का वैल्यू 1000 हो तो, 1000 वोल्ट हो तो, ठीक है, विभव भी का वैल्यू 1000 वोल्ट हो तो आपको इन सभी चीजों का मान ज्ञात करना है। अच्छा ये देखो, ये मैंने कलेक्शन कर लिया, ये मैंने क्या कर लिया, कलेक्शन कर लिया। अब फार्मूले का सिलेक्शन करते हैं। सबसे पहले मुझे धारिता ज्ञात करनी है, तो धारिता कैसे ज्ञात कर सकते हैं, धारिता का फार्मूला कौन कौन सा, धारिता C इक्वल टू तो होता है Q अपान V होता है। एक धारिता C इक्वल टू किसी गोलाकार चालक के कारण धारिता C इक्वल टू, देखो मैं कहा हूं ना फार्मूले का PDF अपलोड है, जाके डाउनलोड करके देख लेना। तो किसी गोलाकार चालक की धारिता C इक्वल टू क्या होता है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R होता है। ये किसी गोलाकार चालक की धारिता होती है। ये दोनों फार्मूले आपको याद रखना है धारिता से संबंधित। अब ये बताओ इसमें से कौन सा फार्मूला लगेगा आपको, कौन सा फार्मूला लगेगा भाई, यही वाला फार्मूला लगेगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, क्योंकि तब आपका धारिता निकल के आ जाएगा। क्योंकि भैया यहां पे आपको R का वैल्यू दिया हुआ है, बस इसी में रखोगे धारिता का वैल्यू आ जाएगा। तो हम लिखेंगे धारिता C इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। अच्छा एक चीज और ध्यान दो, आपको ये पता होना चाहिए कि 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू क्या होता है। तो आपको ये पता होना चाहिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू 9 × 10⁹ होता है। तो मेरे भाई ध्यान से समझना कि 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1/9 × 10⁹। भाई इसका वैल्यू ये होता है, इसको उल्टो ऊपर करोगे नीचे ये चला जाएगा। ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू हो गया। अब देखो आर का वैल्यू क्या है, आर का वैल्यू क्या है, 9 सेंटीमीटर है। इसको मीटर में बदलना पड़ेगा तभी तो लगेगा। यूनिट करेक्शन के बाद देखो फार्मूला सॉल्यूशन में यूनिट करेक्शन भी तो करना है, इसको मीटर में बदलो, मीटर में बदलो, 9 इंटू क्या हो जाएगा 10⁻² मीटर हो जाएगा। बस ध्यान से समझो। अब इसी फार्मूले में वैल्यू रख दो, तब C का वैल्यू क्या आ जाएगा, C इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू यहां से उठा के मैंने वहां पे रखा तो क्या हो जाएगा 1/9 × 10⁹ हो जाएगा। ठीक है, और ये इसका कितना वैल्यू हो जाएगा बताओ, हाँ आर का वैल्यू कितना हो जाएगा, आर का वैल्यू 9 × 10⁻² हो जाएगा आर का वैल्यू। अब देखो भैया बहुत आसान है, ये दोनों कट जाएगा, सी का वैल्यू कितना हो जाएगा 1/9 1/10⁻9 है ना, ठीक है, ऊपर क्या 10⁻², तो सी का वैल्यू कितना हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो 10⁻11 फैराड हो जाएगा। यह आपका सी का वैल्यू आएगा।
ये आपका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। ये तो आपका पहले सी का उत्तर हो गया, तब उत्तर हो जाएगा। अब अगर आपको अभी भी ये सी का वैल्यू तो हमने निकाल लिया, क्यू का वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो आओ देखो इस फार्मूले, देखो आपके पास सी है, आपके पास ये भी दिया हुआ है, तो क्यू निकाल सकते हो ना। तो इसी फार्मूले से आप निकाल सकते हो कि क्यू इज इक्वल टू क्या होता है, क्यू इज इक्वल टू सी भी होता है ना, है ना। आप जानते हो कि सी इज इक्वल टू क्यू अपान वी होता है, तो क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी इंटू वी हो जाएगा। अच्छा, कुछ बच्चों को ये प्रॉब्लम होती है, सर हमें कौन सा फार्मूला लगाना है यही नहीं समझ में आता है। आपके साथ भी ऐसा प्रॉब्लम क्या, अगर ऐसा है तो क्लास लीजिए, धीरे धीरे कंफर्म हो जाएगा, धीरे धीरे तैयार हो जाएगा, एक दिन में नहीं आता है ये सब चीजें, ठीक है ना। तो यहां से आप इसको आगे निकालोगे तो Q इज इक्वल टू सी का वैल्यू कितना भैया, सी का वैल्यू 10⁻11 है, इंटू वी -11 इंटू वी का वैल्यू 1000, ऐसे करेंगे तो Q का वैल्यू कितना आ जाएगा, 10⁻8 गुलाम हो जाएगा। इस तरीके से आपको क्वेश्चंस करने हैं और ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। आया क्या, बताओ, लिख लो या स्क्रीनशॉट मार लो सभी लोग इसका। भाई साहब मेहनत करो, प्रैक्टिस करो, सभी लोग अच्छे से करो, परीक्षा के समय आ रहे हैं, लापरवाही बंद कर दो, बस यही कहना चाहूंगा आप लोगों से। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो आपके सामने कि समांतर प्लेट संधारित्र के प्लेट का क्षेत्रफल कितना है, प्लेट का क्षेत्रफल कितना है, प्लेट का क्षेत्रफल कितना है, क्षेत्रफल का मतलब ए से लिखा जाता है एरिया कितना है, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई का वैल्यू दिया हुआ है कितना भैया, कितना, 100 न्यूटन को एन प्रति कूलम हो गया। तो प्लेटों पर कितना आवेश है बताओ, प्लेटों पर कितना आवेश है, आवेश पूछा है। अभी अभी आप लोगों ने यह देखा, यह जाना कि अब देखो फार्मूला यहां पे थोड़ा दिमाग से सोचना पड़ेगा, आवेश Q इज इक्वल टू क्या होता है, अभी अभी आप लोगों ने देखा कि C इज इक्वल टू क्यू अपान भी होता है। तो यहां पे देखो आवेश Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, C भी हो जाएगा। अच्छा भैया एक चीज जान लो, समांतर प्लेट संधारित्र के लिए धारिता C इज इक्वल टू फार्मूला ये होता है एप्सिलॉन नॉट A अपान D होता है। समांतर प्लेट संधारित्र के लिए धारिता C इज इक्वल टू फार्मूला क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट A अपान D होता है। किसी गोला के कारण धारिता C इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R होता है, ये फार्मूला याद कर लेना। और किसी धातु के लिए क्या होता है, 1 C इज इक्वल टू क्या होता है, Q अपान V होता है। ये तीन धारिता का फार्मूला होता है, ये समांतर प्लेट संधारित्र के लिए होता है, ये किसी गोलाकार चालक के लिए होता है, और ये कहीं पे भी लग जाता है। ये किससे होता है, समांतर प्लेट संधारित्र के लिए होता है। लिखो एक बार कमेंट बॉक्स में, ये कहीं गोलाकार चालक की बात करें तो ये फार्मूला लगाना है, और अगर कहीं पे सामान्य तरीके से बात करें तो आपको ये फार्मूला लगाना है। यहां पे किसकी बात कर रहा है, समांतर प्लेट संधारित्र की बात कर रहा है, तो सी की यहां पर आपको ये रखना पड़ेगा। तो क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ, एप्सिलॉन नॉट ए अपान डी हो जाएगा। अच्छा, अब भी का वैल्यू भी तो नहीं दिया है, भी का वैल्यू भी तो नहीं दिया है आपसे, तो भी इज इक्वल टू एक और फार्मूला होता है, मैंने यहाँ पे भी के सब फार्मूला लिख रहा था मैंने, तो इसमें एक फार्मूला और होता है v इज इक्वल टू, आप लोगों को मैं बता दूं कि v इज इक्वल टू एक और फार्मूला होता है, v इज इक्वल टू मैंने बताना भी चाहा E इंटू यल या फिर D होता है। तो ये वाला फार्मूला मैं v के यहाँ पे रखूंगा। अब कहोगे सर मुझे पता नहीं चलता कैसे करना है, ये सब कैसे हो जाता है, कैसे आपको पता चलता है, मुझे तो पता ही नहीं चलता है ना। तो भैया देखो ये प्रैक्टिस की चीजें हैं, ये क्वेश्चंस लगाए रहोगे तो एग्जाम में आएगा तो कर लोगे, नहीं लगाए रहोगे तो नहीं कर पाओगे। अब देखो यहाँ पे क्या, Q इज इक्वल टू फार्मूला क्या बन जाता है, एप्सिलॉन नॉट A इंटू क्या हो जाता है, इंटू ई, ये हो जाता है। ठीक है, तो Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू हो जाएगा क्या बताओ, एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू क्या होता है, 8 इंटू 8 इंटू 10 की पावर -12, ये एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू होता है ना, है ना, ये एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू होता है ना। ठीक है, अब यहाँ पे रखो, सबका वैल्यू रखो। अच्छा हाँ, ए का वैल्यू क्या दिया हुआ है बताओ, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है। अगर इसको मीटर में बदलोगे तो ए का वैल्यू क्या है, ए 100 इंटू 10⁻² का स्क्वायर हो जाएगा ना, मतलब आप लिख सकते हो 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर हो जाएगा, है ना। अगर आप इसको मीटर में बदल दिए, वैद्युत क्षेत्र तो ई का वैल्यू दिया ही है कितना, 100 दिया ही है न्यूटन प्रति कूलम। ठीक है, बस ये सब वैल्यू रखो इसमें, तो क्या हो जाएगा, क्यू का वैल्यू क्या हो जाएगा बताओ, 8.85 इंटू 10 की पावर -12 इंटू, ठीक है, इंटू 100 इंटू 10 की पावर -4 इंटू 100। ठीक है ना। तो देखो भैया
सीधी सीधी बात है, ये 2 शून्य, ये 2 शून्य, इस -4 शून्य से कट जाएगा, तो Q का वैल्यू कितना आ जाएगा 8.85 इंटू 10⁻12 कूलम, ये Q का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, 2 दिन आपका है ना, ये आपका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। तो ये सब फार्मूले पे भी क्वेश्चन बन सकता है, याद रखना, इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। इस फार्मूले पे भी मेरे बच्चे क्वेश्चन बन सकता है, याद रखना, इंपॉर्टेंट है, याद रखना मेरे भाई, जरूरी है आप लोगों के लिए। ठीक है ना, 3 क्वेश्चन हो गया। चौथा क्वेश्चन करते हैं। 9 पिको फैरेड के संधारित्र वाले 3 संधारित्र को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है, तो संयोजन का कुल धारिता क्या होगा, ये कह रहा है। यानी 3 संधारित्र जिसका 9 पिको फैरेड तीनों का धारिता है, 1 हो गया, 2, 3 ना, 9 पिको फैरेड है, 9 पीसी है, पीएफ है, 9 पीएफ है, पीएफ मतलब पिको फैरेड, ये भी 9 पीएफ है। क्योंकि ये किस में जोड़ा गया है, ये श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। और श्रेणी क्रम में तुल्य धारिता कितना होता है मेरे भाई, बताओ, तुल्य धारिता का फार्मूला कितना होता है, आपको याद है तुल्य धारिता श्रेणी क्रम में कितना होता है, 1/c इज इक्वल टू 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3। अच्छा, कुछ बच्चे सोचते हैं कि भैया सर जी यही तो कहा है 9 पिको फैरेड के 3 संधारित्र को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है, तो संयोजन का कुल धारिता क्या होगा, तो कुल धारिता के लिए यही फार्मूला होता है। अच्छा, कुछ लोग सोचते हैं श्रेणी क्रम में C1 प्लस C2 प्लस C3 होता है, भैया वो प्रतिरोध में होता है, ये संधारित्र में इसका उल्टा होता है। ठीक है, तो 1/c इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/9 प्लस 1/9 प्लस 1/9, है ना, 9 का 9। ठीक है, तो 1/c इज इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरे भाई, 9, 9 लस हो जाएगा, 1 प्लस 1 प्लस 1, ये हो जाएगा। 1/c इज इक्वल टू क्या लिखोगे, 3/9, है ना, तो 1/c इज इक्वल टू क्या, 3 तिहाई 9 कटेगा, 3 बचेगा, और यहाँ से c इज इक्वल टू कितना बचेगा, कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, c इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 3 पिको फैरेड पीएफ, ये आपका आंसर आएगा। तो तुल्य धारिता कितना हो जाएगा, 3 पिको फैरेड। देखो हर एक खेला केवल फार्मूले का है, अगर यह फार्मूला आपको पता रहता तो आप अपने से भी कर लेते, जोड़ घटाना गुणा भाग आप लोगों ने पढ़ रखा है। नेक्स्ट बात आती है इसमें, क्वेश्चन में क्या कर रहा है, यदि संयोजन को 120 वोल्ट से संभरल जोड़ा जाए तो संधारित्र का विभवांतर क्या हो जाएगा, तो प्रत्येक संधारित्र का विभवांतर क्या हो जाएगा, ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। यदि संभरण को, संयोजन को क्या किया जाता है, 120 वोल्ट का विभवांतर दिया जाता है, तो प्रत्येक संधारित्र की क्या हो जाएगा, बताओ, बोलो, प्रत्येक संधारित्र के अलग अलग विभवांतर क्या हो जाएगा, बोलो, किसी को आ रहा है, चलो आओ मैं बताता हूं। देखो एक बात आप लोग जानते होंगे कि कोई भी चीज अगर अगर संधारित्र श्रेणी क्रम में जुड़ा होता है, श्रेणी क्रम में जुड़े संधारित्र की जो है सभी संधारित्र में क्या समान होता है, सभी संधारित्र में धारिता समान नहीं होता है, सभी संधारित्र में क्या समान होता है, सभी जितने भी संधारित्र उसमें सभी संधारित्र में श्रेणी क्रम में जुड़ा तो आवेश समान होता है, आवेश समान होता है। ये कहानी आप लोग जानते होंगे कि सभी संधारित्र में क्या समान होता है, आवेश समान होता है। अगर आवेश समान होता है मेरे भाई तो हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, बताओ, है ना, 120 वोल्ट से सप्लाई दिया जा रहा है, तो इन तीनों में मिला के कितना आवेश है ना, कैसे निकालोगे बताओ। आप लोग जानते हो संधारित्र की धारिता C इज इक्वल टू Q/V होता है, आवेश Q इज इक्वल टू C इंटू V होगा। ठीक है, अब Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, C का वैल्यू, तीनों का तुल्य धारिता कितना आया, 3 पिको फैरेड, 3 इंटू V का वैल्यू कितना हो जाएगा भाई, V का वैल्यू कितना हो जाएगा 120 वोल्ट,
ठीक है। तो क्यू का वैल्यू कितना है, 12×3 = 360 गुलाम आपका क्यू का वैल्यू हो जाएगा। ये 360 गुलाम जो वैल्यू आया है ना, यह तीनों पर क्या है, तीनों में इसमें भी 360 गुलाम है और यहां पे भी 360 है, यहां पे भी 360 है। अब क्या अलग अलग पे ज्ञात करना है, क्या अलग अलग पे हमें क्या ज्ञात करना है, विभवांतर ज्ञात करना है। तो पहले 9 पिकोफैरेड वाले विभवांतर कितना हो जाएगा, आप लोग जानते हो C = Q/V होता है। तो V = क्या हो जाएगा, Q/C हो जाएगा। तो Q का वैल्यू कितना है, 360 है, अपान V का वैल्यू कितना हो जाएगा यहाँ पे, है ना। C का वैल्यू कितना है, पहले वाले का 9 पिकोफैरेड है, 9 वाले का निकाल रहे हैं, 9 पिकोफैरेड है, 9 चौको 36, 40 वोल्ट आएगा। क्योंकि तीनों का आपका विभवांतर समान है तो तीनों पे 40-40 वोल्ट आएगा। 40 वोल्ट इस पे भी आएगा, 40 वोल्ट इस पे भी आएगा, 40 वोल्ट इस पे भी आएगा, क्योंकि तीनों की धारिता समान है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को करना था। तीनों पे कितना आएगा, 40-40 वोल्ट आ जाएगा। तब श्रेणी क्रम में क्या समान होता है, बताओ एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। श्रेणी क्रम में हमेशा क्या समान होता है, विभवांतर समान होता है। श्रेणी क्रम में क्या समान होता है, हमेशा की हमेशा क्या समान होता है, विभवांतर समान होता है ना। सॉरी, श्रेणी क्रम में आपका क्या समान होता है, आवेश समान होता है, और समांतर क्रम में विभवांतर समान होता है। ये याद कर लो कि श्रेणी क्रम में क्या समान होता है, आवेश समान होता है, और समांतर क्रम में क्या समान होता है, विभवांतर समान होता है। यह बात याद कर लो सभी लोग, श्रेणी क्रम में आवेश समान होता है और समांतर क्रम में विभवांतर समान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप लोगों के सामने है, स्ट्रक्चर वाला। देखो ये क्वेश्चन बहुत आसान है। देखो इस क्वेश्चन को अगर रूप बदला जाए तो इस तरीके से बदल जाता है, ऐसे इसका रूप बदला जाए तो इस क्वेश्चन को ऐसे हो जाता है। देखो इस तरीके से, यहाँ पे एक लग जाता है और यहाँ पे इस तरीके से बदल जाता है, और बीच में ये बीच वाला आ जाता है। ठीक है, इस तरीके का हो जाता है। ठीक है ना। यहाँ पे देखो क्या है, 3 माइक्रोफैरेड है, ये भी 3 माइक्रोफैरेड है ना। एक मिनट, इसी फिगर को हम ऐसे भी बना सकते हैं। ठीक है, ये आपका 6 माइक्रोफैरेड है और ये 3 माइक्रोफैरेड है, ये 6 माइक्रोफैरेड है और ये 8 माइक्रोफैरेड है। ठीक है ना। और यहाँ पे इस तरीके से जुड़ा हुआ है। ठीक है ना। और ए और बी के मध्य तुल्य धारिता पूछ रहा है तो बहुत आसानी से बता सकते हैं कि ये 8 माइक्रोफैरेड का जो संधारित्र, इसमें आवेश प्रवाहित नहीं होता, क्योंकि यह आपका क्या है, व्हीट स्टोन सेतु है। क्या है, व्हीट स्टोन सेतु बना रहा है, इसलिए इस पे कोई भी आवेश प्रवाहित नहीं होता है। प्रवाहित किसमें होता है, 3-3-6-6 वाले में। तो 3 और ये 3, ये दोनों किसमें है, श्रेणी क्रम में है। अगर श्रेणी क्रम में है तो श्रेणी क्रम में तुल्य धारिता क्या होता है, श्रेणी क्रम में तुल्य धारिता क्या होता है, ये दोनों किसमें है, श्रेणी क्रम में है। और श्रेणी क्रम में तुल्य धारिता 1/c क्या हो जाएगा, 1/3 + 1/3। इसको लिखेंगे 1/c क्या लिखोगे बताओ, लस 3 आ जाएगा, ऊपर 2 आ जाएगा। सी का वैल्यू कितना आ जाएगा, यहाँ पे सी का वैल्यू कितना हो जाएगा, ऊपर के लिए 3/2, ये ऊपर के लिए सी का वैल्यू हो जाएगा। यानी कि इसके जगह पर एक ही यूज कर सकते हैं, क्या, 3/2 वाला। ठीक है, और नीचे वाले के लिए इसी तरह से निकालोगे तो नीचे वाला भी 6 ओम का, ये 6 ओम और ये 6 ओम क्या है, श्रेणी क्रम में है। तो नीचे वाले के लिए ज्ञात करोगे तो क्या आ जाएगा, 1/1/c = 1/c1 + 1/c2 वाला फार्मूला लगाओगे तो 1/c क्या हो जाएगा, 1/6 + 1/6 हो जाएगा। 1/c क्या हो जाएगा, 6 2 2 3 6, सी का वैल्यू 3 आ जाएगा, 3 आ जाएगा। यानी इसके जगह पे आप चाहो, इस वाले के जगह पे, ये वाले इस वाली जगह पे आप चाहो तो 3 माइक्रोफैरेड का, है ना, म्यू एफ का संधारित्र लगा सकते हो। यहाँ पे 2 का 2 3 3/2 का लगाओगे, यहाँ पे 3 का लगाओगे, तो ये दोनों देखोगे तो समांतर क्रम में हो जाते हैं। और समांतर क्रम में तुल्य धारिता C = क्या होता है, C1 + C2 होता है। तो यहाँ पे समांतर क्रम वाला फार्मूला लगा दो, 3 पिकोफैरेड + 3/2, C = 2 3 दूनी 6 + 3, C = 6 3 9/2, ये आपका आंसर आ जाएगा, 9 पिकोफैरेड इसका आंसर आएगा।
है ना। एक छोटी सी आई क्या बात समझ में, बताओ, बोलो। आई क्या बात समझ में, नहीं आई। ऐसे अगर आप करोगे तो आपकी गलती होगी। इस तरीके से अगर आपने किया एग्जाम में तो आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, और आपका आंसर भी गलत आएगा और एग्जामिनर आपके गलत को काट देगा। आपको एग्जाम में करना कैसे, बताओ तब सर, हमें करना कैसे है, तब हमें करना कैसे ये बताओ। अगर आप ऐसे फिगर बनाएंगे तो गलत होगा। अब मैं आपको सही तरीका बता रहा हूं, ध्यान से समझना। अब आपको मैं सही तरीका बता रहा हूं, ये तरीका गलत था, ये तरीका क्या था, गलत तरीका था। अब मैं आपको सही तरीका बता रहा हूं जो कि जरूरी है ना। अब हम आपको साफ साफ सही तरीका बता रहा हूं। देखो, अगर इस स्ट्रक्चर को मैं बनाऊं तो क्या होगा, देखो ये आपका बीच में आएगा, ये कहां पे आएगा, बीच में आएगा ऐसे, ठीक है। और इसके इसके इस साइड, इसके इस साइड, इधर 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 कौन कौन है, 3 है और 3 है, और इधर कौन कौन रहेगा, 6 रहेगा और 6 रहेगा। तो इस तरीके से इसको बनाया जाता है, इधर 3 और इधर 3, इस तरीके से, और इधर आपका 6 6, इस तरीके से बनाया जाता है। बीच वाला 8 हो जाएगा ना, जो कि व्हीट स्टोन सेतु की तरह कार्य करेगा, इसमें धारा नहीं प्रवाहित होगी, है ना। 8 पिको फैरेड माइक्रो, हाँ माइक्रो फैरेड हो जाएगा। ये 3 माइक्रो फैरेड, ये 3 माइक्रो फैरेड, ये आपका 6 माइक्रो फैरेड, और ये आपका 6 माइक्रो फैरेड। बात समझ में आई क्या। आपको ऐसे बनाना है, जैसे मैंने पहले बनाया था उस तरीके से बनाओगे तो गलत हो जाएगा, और मैं गलत करके आपको सिखाया ताकि आप एग्जाम में गलत ना करो, ताकि आप एग्जाम में गलत ना करो ऐसे क्वेश्चंस को। और ऐसा क्वेश्चन 2024 में आने की चांसेज है, 2024 में आ भी सकते हैं। आप एग्जाम में गलत ना करो, ये मेरा उद्देश्य है। आप इसको सही करके आओ, ये मेरा कर्तव्य है। मैंने आपको बताया पहले बीच वाले को किया जाता है, और बीच वाले की इधर वाले को एक साइड में, उधर वाले को उस साइड में। बाकी पूरा कंसेप्ट वही लगने वाला है, जैसे मैंने वहां पे पूरा कंसेप्ट लगाया था, सेम कंसेप्ट यहां पे भी लगेगा। लगा के दिखा दूं, चलो लगा के दिखा देते। इधर क्या था, ऐसे बना था ना, मैं फिगर दोबारा बना रहा हूं। इस तरीके से, इधर इधर 3 माइक्रो वाला रहेगा, इधर 3 वाला रहेगा, इधर आपका 6 वाला रहेगा, और ये 6 वाला रहेगा, ठीक है। और 8 वाला बीच में रहेगा, जो कि शून्य की तरह कार्य करेगा, विश स्टोन सेतु की तरह कार्य करेगा। इस स्ट्रक्चर को ऐसे बनाया जाता है। आप कभी कंफ्यूज होकर 3 और 6 ऐसे ना बना लेना, नहीं तो गलत हो जाएगा, ठीक है। अब देखो मैं वही काम कर रहा हूं, ये 3 वाला और ये 6 वाला किसमें है, समान श्रेणी क्रम में है, क्योंकि एक ही साथ धारा जा रही, नहीं यहां से जा रही, यहां से इसमें आ रही है, तो ये श्रेणी क्रम में है। तो श्रेणी क्रम में तुल्यधारिता क्या होता है, सी इज इक्वल टू क्या होता है मेरे भाई, बताओ बताओ। सी इज इक्वल टू श्रेणी क्रम में 1 अपान सी इज इक्वल टू 1 अपान C1 प्लस 1 अपान C2 होता है। तो 1 अपान सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा वहां पे, 1 अपान 3 प्लस 1 अपान 6 हो जाएगा। 1 अपान सी इज इक्वल टू 6 लसा आएगा, 3 दूनी 6, 6 कम 6, 1 अपान सी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1 अपान 3/2, 3/2, 3/6, और सी का वैल्यू कितना आ जाएगा, 3 दूनी 6, तो 2 आएगा। ये सी का वैल्यू कितना आएगा, ये 2 आएगा सी का वैल्यू, ये सी का वैल्यू 2 आएगा। इसी तरीके से नीचे वाले को सॉल्व करोगे, ये भी दोनों श्रेणी क्रम में ही है, इसका भी वैल्यू 2 ही आएगा। मतलब ऊपर वाले की जगह पे हम यहाँ पे 2 माइक्रोफैराड का संधारित्र लगा सकते हैं, और नीचे वाले की जगह पे भी 2 लगा सकते हैं ना, दोनों को हटाकर। तो ये 2 और ये 2 दोनों किस में हो जाएगा, बताओ। मैं इसी प्रकार मैं लिख देता हूं, इसी प्रकार नीचे के
3 और 6 माइक्रोफैरेड किसमें है, श्रेणी में है, श्रेणी में है। और यहां पे भी सी का वैल्यू कितना आएगा, 2 माइक्रोफैरेड आएगा। अब देखो ये 2 और ये 2 दोनों 2 माइक्रोफैरेड का संधारित्र, दोनों 2 माइक्रोफैरेड, 2 माइक्रोफैरेड का जो संधारित्र है किसमें है, किसमें, समांतर में है। दोनों किसमें है, समांतर में है। तो समांतर वाला फार्मूला आएगा C इक्वल टू C1 प्लस C2 लगेगा। C इक्वल टू C मतलब ये 2 प्लस ये 2, 4 माइक्रोफैरेड आपका आंसर आएगा। इस तरीके से क्वेश्चन लगेगा। आया मेरे भाई सभी को समझ में? क्यों मेरे प्यारे भाई, आया समझ में सभी को? बताओ, इस तरीके से लगेगा आपका, मिस्टेक तो नहीं होगा ना। ये 5वां क्वेश्चन आ गया। 6वां क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन 13 है, मैं 6 लगाऊंगा, बाकी 5 होमवर्क दूंगा। 6वां क्वेश्चन लगाते हैं, ठीक है। 6वां क्वेश्चन क्या है, बाकी सभी को हिंट दे दूंगा बस और होमवर्क दूंगा। देखो यहाँ पे क्या है, एक समांतर प्लेट संधारित्र है जिसकी व्यास, देखो कौन सा प्लेट संधारित्र है, समांतर। तो समांतर वाले में संधारित्र की धारिता वाला फार्मूला समांतर वाला लगाना। अब देखो यहाँ पे क्या कर रहा है, जिसकी व्यास 8 सेंटीमीटर है। अच्छा व्यास आप लोग बचपन में पढ़े होंगे, व्यास क्या होता है, व्यास कितना है आपका, 8 सेंटीमीटर है। तो त्रिज्या आर कितनी हो जाएगा, 8/2, ये बचपन पढ़े होंगे, त्रिज्या व्यास का आधा होता है, 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, प्लेटों के बीच वायु भरा है, यदि संधारित्र की धारिता 100 सेंटीमीटर त्रिज्या की गोले की धारिता के बराबर हो, है ना। संधारित्र की धारिता जो है क्या करा है, संधारित्र की धारिता जो है, संधारित्र की धारिता जो है किसके बराबर है, की धारिता किसके बराबर है, संधारित्र की धारिता किसके बराबर है, 100 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले की धारिता के बराबर। 100 सेमी त्रिज्या की, आपको लिखना पड़ेगा, पूरा लिखोगे तभी क्लियर होगा। त्रिज्या के गोले के बराबर है ना, बराबर है। तो प्लेटों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो देखो भैया बहुत आसान है, आपको दो चीजें याद होना। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता क्या होती है, मैंने आपको बताया है कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A/D होता है। और किसी गोले की धारिता C इक्वल टू क्या होता है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R होता है। ये कहा जा रहा है संधारित्र की जो धारिता है 100 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले की धारिता के समान है। मतलब ये जो संधारित्र है जिसका व्यास 8 सेंटीमीटर है ना, उसकी जो धारिता है, उसकी जो धारिता है 100 सेंटीमीटर गोले के गोला जो है उसके बराबर है। अच्छा इसका व्यास 8 सेंटीमीटर है, ये आर का वैल्यू है ना। इसको अब ध्यान से समझना, ध्यान से समझना। हम सबसे पहले 100 सेंटीमीटर गोले की कितनी धारिता होती है ये ज्ञात कर लेते हैं इस फार्मूला से, फिर इसके बराबर कर देते हैं आंसर। यही डी तो ज्ञात करना है, इनके बीच की दूरी डी ज्ञात करना है। संधारित्र जो इस प्रकार की दो संधारित्र होता है, इनके मध्य की बीच की दूरी, देखो इसमें डी क्या होता है, ये मध्य के बीच की दूरी होती है। और ए क्या होता है, इस संधारित्र का क्षेत्रफल होता है। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू तो आप लोग जानते हो। तो देखो भैया हम लोग क्या करते हैं, आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, सबसे पहले ये देखते हैं। सब हमसे ये क्वेश्चन में पूछा कि ये जो संधारित्र है इसके बीच की दूरी डी का मान ज्ञात, ये जो संधारित्र है इसके बीच की दूरी डी का मान ज्ञात करो, यही आपसे क्वेश्चन में पूछा है। और हमें दिया क्या क्या है, हमें त्रिज्या दिया है ना। और एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू तो 8.85 × 10⁻⁻12, ये सभी को पता होता है। हमें दिया क्या है, हमें दिया है त्रिज्या, हमें केवल त्रिज्या दिया है। और बताया है कि इसकी जो धारिता C का मान होगा यह इसके बराबर होगा जिसके 100 गोले के 100 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले की धारिता के बराबर होगा। और यह हमें बताया है, दो चीज बताया है। तो हम लोग क्या, हमको क्या ज्ञात करना है, डी का वैल्यू ज्ञात करना है। तो आसान सी बात है, सी का वैल्यू यहां से ज्ञात कर लेते हैं हम लोग, डी का वैल्यू ज्ञात करना है। ए का वैल्यू कैसे ज्ञात करेंगे, तो आपको पता है किसी गोले की त्रिज्या क्या मतलब क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। पाई आर स्क्वायर से ए का वैल्यू ज्ञात कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, गोले की 100 सेंटीमीटर गोले वाले की त्रिज्या धारिता ज्ञात करते हैं। 100 त्रिज्या वाले गोले की धारिता
100 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले की धारिता C इक्वल टू क्या होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट A, ये हो जाएगा, है ना, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। आपको आज ही क्लास में मैंने बताया है कि 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू क्या होता है 1/9 इंटू 10 के पावर 9। अच्छा, ये R का वैल्यू कितना दिया है 100 सेंटीमीटर दिया है ना, इसको मीटर में बदलोगे तो क्या हो जाएगा 100 इंटू 10 की पावर -2 मीटर हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 100 इंटू 10 की पावर -2 हो जाएगा, ये 10 के पावर -2 और ये दोनों कट जाएगा, C का वैल्यू कितना आ जाएगा 1/9 इंटू 10 के पावर 9 हो जाएगा। ये C का वैल्यू हो गया, है ना, ये C का वैल्यू हो गया। ये किसका वैल्यू हो गया C का वैल्यू हो गया। ये C का वैल्यू हो गया, ठीक है ना, किसका हो गया ये C का वैल्यू हो गया। और आपको मैं बता दूं कि यहाँ पे त्रिज्या A का वैल्यू दे रखा है, यहाँ पे अगर A का वैल्यू ज्ञात करना है तो पाई हो जाएगा इंटू R, R मतलब 4 हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर, इसको मीटर में बदलोगे 4 - 2 का स्क्वायर हो जाएगा। मैंने -2 का गुणा क्यों किया, क्योंकि मैंने इस 4 सेंटीमीटर को हमने क्या किया -2 का गुणा करके मीटर में बदला, तो 4 इंटू 10 की पावर -2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो हम लोग अब क्या करते हैं, संधारित्र की धारिता C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A/D में वैल्यू रखते हैं और रखते हैं वैल्यू, ठीक है। सबसे पहले हम लोग क्या रखते हैं C का वैल्यू रखेंगे 1/9 इंटू 10 की पावर 9, ठीक है, ये हो जाएगा। अब इसके आगे देखो क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू एप्सिलॉन नॉट नहीं छोड़ देते हैं, A का वैल्यू कितना है 4 चौको 16 इंटू, देखो 4 चौको 16 इंटू 10 की पावर -4 हो जाएगा, -4 हो जाएगा अपान, ठीक है ना, अपान D क्या हो जाएगा, D क्या हो जाएगा अपान D तो ज्ञात करना है, D तो ज्ञात करना है। इस तरीके से D इक्वल टू क्या हो जाएगा, D इक्वल टू क्या हो जाएगा, D इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इंटू 9 इंटू 10 के पावर 9 इंटू 16 इंटू 10 के पावर -4, ये हो जाएगा। अब देखो क्या करोगे, D का वैल्यू एप्सिलॉन नॉट, अब इसको कैसे सॉल्व करोगे बताओ, इसको कैसे सॉल्व करोगे बोलो, बताओ। कैसे सॉल्व करोगे बताओ, एक तरीका है बताओ, देखो कैलकुलेशन को सॉल्व करने का तरीका एक है, देखो ये इसका वैल्यू किसके बराबर होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, है ना, पाई यहाँ पे रहेगा ना, क्योंकि पाई आर इसको आ रही है ना, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है, इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट पाई 16 इंटू 10 की पावर -4 अपान D करते हैं। तो यहाँ से देखो थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो ये पाई कट जाएगा, एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट कट जाएगा, 4 चौको 16 हो जाएगा, ठीक है। D का वैल्यू कितना आ जाएगा, है ना, D का वैल्यू कितना आ जाएगा बताओ 4 इंटू 10 की पावर -4 हो जाएगा। सर आपने ऐसा कैसे किया, क्यों किया, देखो आपको मैं समझा दूं, ये आपको पता है कि 1/9 इंटू 10 की पावर 9 का वैल्यू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है, बस मैंने रख दिया चूंकि ये एप्सिलॉन नॉट से कट जाए, बुरा भाग ना करना पड़े, शॉर्टकट में हो जाए। ये प्रेजेंट ऑफ माइंड होता है, ये तब आता है जब आप क्वेश्चंस करते हो। आप याद कर लो ऐसे क्वेश्चंस में जब यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट रहे तो सामने वाले में देखना है क्या 9 इंटू 10 की पावर 9 है, अगर रहता है तो यहाँ पे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिख देना है ताकि आपका आंसर आ जाए। आई क्या बात समझ में, हमने 6 क्वेश्चन कर लिया। 7वां क्वेश्चन बहुत आसान है, इसमें क्या कह रहा है कि देखो 7 पिको, इसमें क्या है यहाँ पे 7वां क्वेश्चन में यहाँ पे 12 पिको फैरेड है, ठीक है, मैम ने टाइपिंग करते समय कुछ मिस्टेक किया है, यहाँ पे 12 पिको फैरेड होगा, क्या होगा 12 पिको फैरेड, यानी C का वैल्यू कितना 12 PF होगा, मैं हिंट कर दे रहा हूं, ठीक है। आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। 50 वोल्ट की बैटरी से जुड़ा है और स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करना है, तो आपको पता है 1/2 क्या होता है CV स्क्वायर होता है किसी संधारित्र की स्थिति ऊर्जा U इक्वल टू, बस इसी फार्मूले पे रखना है आपको, आंसर आ जाएगा। जो आंसर आता है नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। अब देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, एक 10 माइक्रोफैरेड के संधारित्र को जो है 100 वोल्ट से 200 वोल्ट तक ऊर्जा देने पे ऊर्जा में हुई परिवर्तन का मान ज्ञात करना है। तो आपको देखो ये भी क्वेश्चन बहुत आसान है, इसमें क्या करना है, पहले आपको 100 वोल्ट पे ऊर्जा ज्ञात करना है, तो 1/2 CV स्क्वायर लिख देना, 100 वोल्ट वाला आ जाएगा, बी के यहाँ पे क्या लिखना है 100 लिखना है। फिर इसी तरीके से आपको 200 वोल्ट पे ज्ञात करना है,
तो 1/2 सी भी स्क्वायर यहाँ पे 200 लिख देना है। ठीक है, अब इसमें ऊर्जा में परिवर्तन ज्ञात करना, तो U जितना 200 आया है माइनस U 100 कर दोगे, आपका ऊर्जा में परिवर्तन आ जाएगा। यानी इसमें जो आया इसमें इसको घटा देना, आपका आंसर आ जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चंस आपको करने हैं, मैंने हिंट दे दिया है, आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में होना चाहिए। अब इन सभी क्वेश्चंस का मैं हिंट भी नहीं देने वाला हूं, ठीक है, खुद से करना। कंसेप्ट वही है, किसी चालक की धारिता को वृद्धि कैसे किया जा सकता है, एक तो ये प्रश्न है, कैसे कर सकते हो किसी चालक की धारिता को वृद्धि। तो चालक की धारिता को वृद्धि करने के लिए आप इस फार्मूले से बता सकते हो, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। देखो ये फार्मूला होता है के एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। देखो सी का वैल्यू आप बढ़ा सकते हो 1 अपॉन डी होता है, सी प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन डी होता है ना, बीच की दूरी घटाकर आप सी का वैल्यू बढ़ा सकते हो। पहली बात हुई, बीच का दूरी नीचे करोगे घटाओगे तो सी वाला बढ़ेगा, ये तो एक हो गया। दूसरा क्या है, सी इज प्रोपोर्शनल टू ए है, यानी इस कंडीशन में क्या होता है, ए का वैल्यू बढ़ाओगे तो सी का वैल्यू बढ़ेगा, तो हो गया। तीसरा क्या है, सी इज प्रोपोर्शनल टू के है, के का वैल्यू बढ़ाओगे तो क्या, परावैद्युतांक के का वैल्यू बढ़ाओगे तो धारिता सी का वैल्यू बढ़ेगा। क्षेत्रफल ए का वैल्यू बढ़ाओगे तो धारिता सी का वैल्यू बढ़ेगा, लेकिन संधारित्र के बीच की दूरी घटाओगे तब सी का वैल्यू बढ़ेगा। इन बातों पे निर्भर करता है ना, आप इसे लिख देना, धारिता निम्न बातों पे निर्भर करता है। प्लेटों के बीच की दूरी बढ़ाने पर धारिता घटती है, प्लेटों का क्षेत्रफल बढ़ाने पर धारिता बढ़ती है, प्लेटों के बीच का परावैद्युतांक बढ़ाने पर धारिता बढ़ती है। ये आप लिख देना, लिख दोगे काम हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आई। और यहां पे दूसरा क्वेश्चन क्या करा है, एक समांतर प्लेट संधारित्र तो वाय में प्लेटों की त्रिज्या दिया है, यहाँ पे आर का वैल्यू दे रखा है, त्रिज्या 3 × 10⁻² मीटर है। ठीक है, धारिता तथा धारिता 1 मीटर त्रिज्या वाले अनावेशित गोले के बराबर है ना। धारिता के प्लेटों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। देखो एकदम सेम क्वेश्चन है, कुछ अलग नहीं है। यहां पे आपसे कहा था, देखो यहां पे क्या बोला था, देखो मैंने बताया ना ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। यहां पे क्या बोला था कि संधारित्र की धारिता 100 सेंटीमीटर वाले त्रिज्या के बराबर है, और यहां पे कहा गया है कि 1 मीटर वाले त्रिज्या के बराबर है ना, गोले के बराबर है। मतलब दोनों में क्वेश्चन सेम है। एक्स्ट्रा में ये था जो कि मैंने आपको समझा दिया, ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन दोनों सेम है, सेम तरीके से लगेंगे, एक बार लगा के चेक करना। ठीक है, 10 हो जाएगा। 11 दो धातु के दो गोले हैं जिनपे 6 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर के समान विभव से आवेशित किया जाता है। फिर दोनों गोलों को आवेशों को पृष्ठ आवेश घनत्व का अनुपात ज्ञात कीजिए। बहुत आसान है, व्यास दिया हुआ है दोनों का, डी दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, इसकी त्रिज्या कितना हो जाएगी 6/2 हो जाएगी, ये आर के बराबर हो जाएगा। दूसरे का डी दिया है 4 सेंटीमीटर, इसकी त्रिज्या क्या हो जाएगा 4/2, ये आर के बराबर हो जाएगा। अब क्या रहा, गोलों के पृष्ठ घनत्व रो इज इक्वल टू सिग्मा इज इक्वल टू क्या होता है, Q/4πr² होता है। ये पृष्ठ घनत्व का फार्मूला होता है, Q/4πr²। बस आपको इसको अपान सिग्मा 2 कर देना है। यहां पे क्या हो जाएगा बताओ, धातु के दूसरा गोला क्या हो जाएगा, है ना, समान आवेश किया जाता है ना, समान आवेश Q/R1 हो जाएगी, यहाँ पे 4πr² हो जाएगा। ठीक है, Q से Q कटेगा, 4π से 4π कटेगा, R1 R2 का वैल्यू रख देना, आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से ये क्वेश्चन करना है। अब 11 12 13 ये क्वेश्चन जरूर करना है, ये होमवर्क में दे रहा हूं हिंट कर करके। ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, जिसमें से ये क्वेश्चन तो पिछले क्वेश्चन की तरह है, बाकी ये 2 क्वेश्चंस नए हैं, इसको जरूर करके आना सभी लोग। ये सभी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं चैप्टर 2 से। अगर आप कुछ पढ़े हो तो ठीक है, नहीं पढ़े हो तो कम से कम ये क्वेश्चन जरूर तैयार कर लेना। चैप्टर नंबर 2 के महत्वपूर्ण आंकिक प्रश्न आज हो चुके हैं आप सभी लोगों के लिए। अब मिलेंगे चैप्टर नंबर 3 में। ठीक है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है मैं वही इसमें करा रहा हूं। इन सभी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करके जाना, निश्चित रूप से आप लोगों को हेल्प मिलेंगी एग्जाम में। ठीक है, खैर आज के इस क्लास के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सभी को जय मां सरस्वती। और हाँ, जो बच्चे अभी तक इस बैच को ज्वाइन नहीं किए हैं सभी लोग बैच को ज्वाइन कर लीजिए, वरना फिर समय निकल जाने के बाद राख के सिवा हाथ में कुछ नहीं बचती है, पछताने के सिवा हाथ में कुछ नहीं बचेगा। चीजें जितना बढ़िया से यहाँ कराई जा रही है, ऑनलाइन में कहीं पे भी उतना अच्छे से नहीं कराया जा रहा है, इस बात को ध्यान रखें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, सभी को जय मां सरस्वती।